हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो जैसा कि हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो चुका है, तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो पहला सुल्तान था वो एक गुलाम था, यानी कि एक स्लेव था। तो ऐसा गुलाम जिसने अपनी बहादुरी, काबिलियत और स्किल्स से पूरी दिल्ली पर हुकूमत करी। तो ऐसे ही गुलाम वंश के बारे में जानेंगे, स्लेव डायनेस्टी जिसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, उनके बारे में आज के हम अपने वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लेव डायनेस्टी और ये जो मामलुक डायनेस्टी है वो 1206 से 1290 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल करा। अभी मामलुक का क्या मतलब मीनिंग है? स्लेव तो समझ में आता है, स्लेव मतलब गुलाम, लेकिन मामलुक का क्या मतलब है? तो अगर मामलुक की बात करें तो मामलुक मामलुक जो है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ओन्ड, मतलब एक तरह से इसका मतलब गुलाम ही होता है। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव या मामलुक डायनेस्टी कहते हैं। तो अब स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। तो ये फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। इन्होंने 1206 से 1290 सी तक रूल किया दिल्ली पर। अब ये जो स्लेव है ये कहाँ से कहाँ आया, ये देखिए इस फैक्ट से आया कि जो फाउंडर्स थे इस डायनेस्टी के, वो एक टाइम पर स्लेव्स थे, यानी कि गुलाम थे, जो अपनी मेरिट और मिलिट्री के दम पर क्या हुआ, पावर में आए। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। अब फाउंडर की बात करें तो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका रीन था 1206 से 1210 एडी के बीच में। तो ये जो ऐबक जो थे वो परचेज स्लेव थे किसके? मोहम्मद घोरी के। हमने देखा था कि तराइन की लड़ाई और चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद घोरी जो था वो रूल पर आ गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यही मोहम्मद घोरी का एक परचेज्ड स्लेव था। तो इसी वजह से इनके ये फाउंडर थे, इसी वजह से इस डायनेस्टी का नाम क्या पड़ा? स्लेव डायनेस्टी नाम पड़ा। तो गोरी ने इन्हें बाद में क्या बना दिया था? अपना गवर्नर बना दिया था। और मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद 1206 एडी में ऐबक ने खुद को सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर दिया। तो इस वजह से ये जो डायनेस्टी थी ये स्लेव डायनेस्टी कहलाई, और इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब आगे बात करें तो इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये जेनरस थे, इस वजह से इन्हें लाख बख्श या फिर लाख देने वाला कहा गया। अब इन्होंने दो मस्जिदें बनवाई थी। एक तो कुव्वतुल इस्लाम थी जो कि दिल्ली में थी, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। तो ये देखिए पूछ लिया जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम किसने बनवाई या अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी किसकी? कुतुब मीनार की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने जीवन काल में ये इसे कंप्लीट नहीं करा पाए थे। तो इन्होंने जो कुतुब मीनार है वो ऑनर में बनाई थी, किसके ऑनर में? सूफी सेंट जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनके ऑनर में इन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाई थी, मतलब स्टार्ट कराया था बनना। अब ये जो ऐबक थे ये पैटर्न थे लर्निंग के, और इन्होंने कई राइटर जैसे कि हसन उल निज़ामी, जिन्होंने बुक लिखी है ताज उल मासिर, और फ़खरुद्दीन जो कि ऑथर हैं तारीख़ मुबारक शाही के। तो इनको इन्होंने पैटर्नाइज़ किया अपने उसमें दरबार में। अब इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1210 एडी में वाइल प्लेइंग चौगन या पोलो। तो देखिए ये भी हिस्ट्री में होता है, एक राजा की मौत हो जाती है पोलो खेलते वक्त। ये पोलो खेल रहे थे तो शायद ये घोड़े से गिर करके मर गए थे। तो इनकी जो मृत्यु है इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा सल्तनत का सुल्तान था जो चौगन खेलते हुए या पोलो खेलते हुए मारा गया था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनके बाद बात करें तो इनके जो सक्सेसर थे वो थे आराम शाह, लेकिन देखिए ये भी बहुत बड़े रूलर नहीं थे। ऐबक के बाद इनके जो बेटे थे आराम शाह, इन्होंने रूल किया लेकिन बहुत थोड़ा इनका रूल था। ये वीक थे और अनपॉपुलर थे। तो इस वजह से जो ये नोबल्स थे उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया। अब नोबल्स क्या होते थे? ये देखिए टर्किश विद्वान कहे जा सकते हैं, टर्क से जो आए थे। तो इन्हीं नोबल्स ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए इनवाइट करा। तो उसके बाद इल्तुतमिश जो थे ये सुल्तान बने, और इनका जो रीन है 1211 से 1236 एडी के बीच में रहा है। तो ये इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। इन्होंने थ्रोन हासिल करा आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श। तो इन्होंने आराम बख्श को थ्रोन से हटा करके खुद थ्रोन हासिल कर लिया, और इन्हें जो है कंसिडर किया जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये मतलब एक पावरफुल सुल्तान थे, इन्हें ही रियल कंसोलिडेटर माना जाता है।
अब इन्होंने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इक्ता सिस्टम क्या होता है? ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था। अब इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया लाहौर के स्थान पर, मतलब लाहौर की जगह इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बना लिया। इन्होंने सिल्वर कॉइन जिन्हें टका और कॉपर कॉइन जिन्हें जित्तल कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने इशू करा, जो कि बाद में स्टैंडर्ड करेंसी बन गई थी। तो टाका और जित्तल जो है वो इन्हीं के द्वारा इशू करे गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इस पर भी। अब इन्होंने इंडिया को मंगोल इन्वेजन से बचाया। कैसे बचाया? क्योंकि गेंगिस खान जो था वो ख्वारिज़्म शाह के पीछे आ रहा था, और ख्वारिज़्म शाह इनके पास आए थे इल्तुतमिश के पास कि मुझे शेल्टर दे दीजिए। तो इल्तुतमिश ने देखा कि गेंगिस खान इनके पीछे आ रहा है, तो इन्होंने शेल्टर देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से गेंगिस खान जो है उसने इंडिया पर अटैक नहीं किया। अदरवाइज़ ये अगर उसे शेल्टर देते तो गेंगिस खान ज़रूर उसके पीछे यहाँ पर आता। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने ये निर्णय लेकर के इंडिया को मंगोल इन्वेजन से बचा लिया। तो इन्होंने कई तरह के रिफॉर्म्स किए थे आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि अब सेंट्रली पेड किए जाते थे, मतलब अब सेंट्रल से इनको पे किया जाता था और रिक्रूटमेंट भी इनकी सेंट्रल से ही होती थी। तो ये इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। इन्होंने एक ऑफिशियल नोबिलिटी बनाया था स्लेव्स का, जिसे चहगनी या चालीसा कहा जाता था, यानी कि 40 लोगों का ये ग्रुप होता था जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में शामिल रहते थे। तो ये वही टर्किश स्लेव्स थे जिन्हें नोबिलिटी या चहगनी या चालीसा कहा जाता था। अब इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी, उसे कंप्लीट कराया था। तो इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। अब इन्होंने पैटर्नाइज किया मिन्हाज उस सिराज को, जो कि तबाकत ए निसारी के राइटर हैं। अब नॉमिनेट किया इन्होंने अपनी डॉक्टर को, रज़िया को, एज हिज सक्सेसर। लेकिन अब देखिए इस्लाम का टाइम था और इस्लाम में महिलाओं की स्थिति उस वक्त पे इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि रज़िया को लोग देख पाएँ एक सुल्तान के तौर पर। अब इल्तुतमिश के बाद इनका जो बेटा था, इल्तुतमिश के बाद इनका बेटा रुकनुद्दीन 1236 एडी पे इनको क्राउन दिया गया था। कैसे? ये इनका बेटा था, इनको इनकी मदर शाह तुर्कन ने क्राउन दिया इल्तुतमिश की डेथ के बाद। लेकिन रज़िया सुल्तान, जो कि एक वर्दी रूलर कही जाएंगी, उन्होंने इनको डिपोज कर दिया, यानी कि थ्रोन से हटा दिया। ये डॉटर थी इल्तुतमिश की, और जब ये गए हुए थे कैपिटल से बाहर, एक रिबेलियन को, अवध में एक रिबेलियन को कर्ब करने गए थे, यानी कि एक बगावत को दबाने के लिए गए थे, तब रज़िया ने थ्रोन हासिल कर लिया था। अब बात करें रज़िया सुल्तान की, तो ये एक पहली रूलर कही जा सकती हैं, पहली वुमेन रूलर कही जा सकती हैं इंडिया की। इनका रेंज जो था 1236 से 1240 तक के बीच में रहा है। अब यद्यपि इल्तुतमिश ने इन्हीं को अपना नॉमिनेट किया था अपना सक्सेसर, लेकिन जो नोबल्स थे उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को इनकी जगह पर थ्रोन में बिठाल दिया। जैसा हमने पीछे देखा था, रुकनुद्दीन को नोबल्स और इनकी मदर के द्वारा थ्रोन पर बिठाल दिया गया था। लेकिन ये जो थी ये लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं थी टर्किश नोबल्स के द्वारा और थियोलॉजियंस के द्वारा। अब थियोलॉजियंस क्या होते हैं? थियोलॉजियंस मीन्स होता है रिलीजियस स्कॉलर्स, मतलब रिलीजियस लोग थे इस्लाम के। तो इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक कोई मुस्लिम लड़की जो कि गद्दी पर बैठ रही है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को। और इन्होंने इसके अलावा भी नोबल्स को ऑफेंड कर दिया था। कैसे? इन्होंने एक एबीसियन यानी कि इथोपियन स्लेव था याकूत, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इनका विश्वास पात्र बन गया था। इससे भी जो नोबल्स थे ये ऑफेंड हो गए थे, जिसकी वजह से नोबल इन्हें चाहते नहीं थे कि ये दिल्ली पर बैठे। तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है रूलर दिल्ली की और दिल्ली सल्तनत की भी। उसके अलावा इनके एक्सेशन के बाद जितने गवर्नर्स थे इनके अंडर में, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो हाँसी हो, चाहे लाहौर हो, इन सब ने क्या रिवोल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट। और एक बहुत ही बड़ी बगावत हुई थी भटिंडा में इनके खिलाफ। सब ने कहा कि ये एक फीमेल रूलर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, और इन सब ने एक साथ बगावत बोल दी। तो अल्तूनिया जो उस वक्त थे गवर्नर ऑफ भटिंडा, इन्होंने इनका सुजरैनिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सुजरैनिटी का मतलब वही आधिपत्य है, तो इन्होंने रज़िया का आधिपत्य एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो रज़िया जो थी वो याकूत के साथ इन्होंने मार्च कर दिया अल्तूनिया के अगेंस्ट। लेकिन आगे क्या होता है, अल्तूनिया ने याकूत का मर्डर कर दिया और रज़िया को इम्प्रिजन कर दिया, यानी कि बंदी बना लिया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि रज़िया ने अल्तूनिया के साथ शादी कर ली और ये दोनों ने मिल करके दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। अब 1240 एडी में क्या हुआ,
रज़िया बन गई विक्टिम एक कॉन्स्पिरेसी का और इनको असैसिनेट कर दिया गया नियर कैथल हरियाणा। तो कैथल हरियाणा में जब ये मार्च कर रही थी ये और अल्तुनिया मिल करके दिल्ली की तरफ, तब एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर इनकी हत्या करा दी गई। कहाँ पर? कैथल हरियाणा में। तो यहाँ से रज़िया का ख़त्म हो गया जो सिंहासन था इनका। आगे देखिए तो अब इनके बाद आए थे बहरम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक। तो इल्तुतमिश के तीसरे बेटे थे बहरम शाह, इन्हें थ्रोन पर बिठाल दिया गया चालीसा के द्वारा, वही चहगनी चालीसा। तो ये जो थे ये कंसिडर कर रहे थे केवल दे जूर रूलर, जबकि नायब मामलकात जो थे वो रीजेंट थे, यानी एक तरह के मतलब इन्हीं के अंडर में थे, वो डी फैक्टो रूलर थे। मतलब बाई लॉ तो यही थे बहरम शाह रूलर, लेकिन इनके अंडर में ही जो मेन रूलिंग कर रहे थे वो नायब मामलकात कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी जान ऐसे ही गंवा दी थी, एक अटेम्प्ट इन्होंने किया अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए और वहीं पे इनकी जान चली गई। अब इनके बाद जो ये थे ये रुकनुद्दीन के सन थे मसूद शाह। तो मसूद शाह इनके बाद आए गद्दी पर। अब इनकी बात करें तो मसूद शाह जो थे वो रुकनुद्दीन के बेटे थे, लेकिन इन्हें भी सिंहासन से हटा दिया गया। कैसे? एक तो देखिए बलबन थे और दूसरे नसीरुद्दीन महमूद, जो कि कौन थे? इल्तुतमिश के बेटे थे। तो नसीरुद्दीन महमूद की मदर, जो कि उस वक्त पे मलिका ए जहान हुआ करती थी, इन बलबन और मलिका ए जहान ने मिल करके कॉन्स्पिरेसी रची मसूद शाह के ऊपर और इन्हें डिथ्रोन कर दिया। और नसीरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश के बेटे थे उन्हें नया सुल्तान बना दिया गया। अब नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये इल्तुतमिश के बेटे थे और ये दारवेसी किंग भी कहे जाते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पायस और नोबल थे। और इनकी जो मृत्यु है वो 1266 में हो गई थी। इनके बाद देखिए जो थ्रोन पर आए वो थे गयासुद्दीन बलबन। अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे और इनका रीन भी काफ़ी अच्छा चला था, मतलब बाकियों को देखते ही काफ़ी पावरफुल रूलर साबित हुए। अब इनका जो रीन था ये 1266 से लेकर के 1287 एडी के बीच में रहा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्मी को स्ट्रेंथन किया और एक नेटवर्क बनाया स्पाई सिस्टम का। अब देखिए इतनी कॉन्स्पिरेसी चारों तरफ चल ही रही थी, हर एक रूलर कभी ना कभी डिथ्रोन करा जा रहा है, कोई मरवा दिया जा रहा है। तो इन्होंने एक पूरा नेटवर्क स्पाई का चलाया ताकि इनके साथ भी कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो जाए। अब इन्होंने सारे जो विद्रोह हो रहे थे और जो मंगोल इन्वेजन था सबको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। अब देखा जाए तो इनका जो रीन था वो पीक ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कहा जा सकता है। तो मतलब स्लेव डायनेस्टी का पीक चल रहा था इस टाइम पर। अब इन्होंने क्या किया? जो चालीसा यानी छहगनी की जो पावर थी उसे ब्रोक कर दिया और पूरा का पूरा प्रेस्टीज क्राउन के पास वापस ला दिया। मतलब जो भी सारी पावर थी अपने अंडर में ले ली। अब ये देखा जाए तो इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत। तो इस वजह से जो सल्तनत की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट एक इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। उसके अलावा इन्होंने पूरी तरीके से पर्शियन कोर्ट मॉडल को इस्टेब्लिश किया। जैसे पर्शियन कोर्ट मॉडल होता था उसी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इनका जो किंगशिप था, इनका जो राज करने का तरीका था, पूरा का पूरा पर्शियन कोर्ट मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड था। इन्होंने खुद को ज़िले लाही का टाइटल दिया जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान की परछाई या भगवान का अवतार कह सकते हैं। अब खुद को भगवान का अवतार मानते थे तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? सजदा और पैबोस। अब सजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क, मतलब पूरी तरह से मोनार्क यानी कि राजा के आगे झुक करके उसे एक तरह से कह सकते हैं साष्टांग प्रणाम करना। और पैबोस का मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, यानी कि जो राजा है उसके चरणों को चूमना। तो ये खुद को एक तरह से भगवान का दर्जा इन्होंने दिया राज्य में और सजदा और पैबोस को स्टार्ट करा। अब इन्होंने क्या किया? मेवाती राजपूत को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। कहाँ पर? दोआब रीजन में, जहाँ पर जंगलों को काटा गया और किले बनाए गए। इनके लास्ट डेज की बात करें तो वो काफ़ी बुरे निकले थे। इन्होंने सारे सल्तनत अफेयर्स को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था उसकी मृत्यु हो गई थी। इनका सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा था, इसकी मृत्यु हो गई। और किसके द्वारा? इन्हीं के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट और सबसे ज़्यादा लव्ड स्लेव जिसका नाम तुगरिल था उसके द्वारा मृत्यु हो गई। बगावत कर दी थी ये तुगरिल ने। तो मोहम्मद जो था उसकी मृत्यु हो गई मंगोल से लड़ते हुए 1285 में, जबकि तुगरिल को पकड़ लिया गया और इनको बिहेडेड कर दिया गया, यानी इनका सर कलम कर दिया गया।
अब इनके बाद आए कैकूबाद। अब ये जो थे ये बलबन के ग्रैंडसन थे, क्योंकि बेटा तो इनका मर ही गया था। अब इन्हें सीट किया गया थ्रोन में बाय फकरुद्दीन। फकरुद्दीन कौन थे? ये कोतवाल ऑफ दिल्ली थे। बलबन के लास्ट डेज में फकरुद्दीन जो थे इनकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इन्होंने बलबन के ग्रैंडसन को थ्रोन पे बिठाया, जो कि कैकूबाद जिनका नाम था। अब कैकूबाद जो है, इनकी जो मृत्यु हुई वो खिलजी फैमिली के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई, जिससे स्लेव डायनेस्टी का अंत हो गया और एक नई डायनेस्टी जिसे खिलजी डायनेस्टी कहते हैं उसका यहाँ से उदय हुआ। अब आगे बात करें डिक्लाइन की स्लेव डायनेस्टी की, तो देखिए बलबन की डेथ के बाद जो वीक रूलर्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए थे, जैसे कैकूबाद और ये कैयुमार्स। तो इनका सारा रूल जो था ये सब वीक रूलर्स थे, और 1290 में खिलजी डायनेस्टी ने स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया। अब लेगेसी की बात करें तो इन्होंने देखिए फाउंडेशन डाली थी मुस्लिम रूल की इंडिया में, तो यहीं से मुस्लिम रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा करेंसी और आर्किटेक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। कुतुब मीनार जो है वो एक सिंबल है इनके आर्किटेक्चर अचीवमेंट का। तो ये था हमारा वीडियो दिल्ली सल्तनत की स्लेव या मामलुक डायनेस्टी के ऊपर, गुलाम वंश के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।